हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद। मैं हूं अमोघ अग्रवाल, आपका डीएसए इंस्ट्रक्टर एट कैंपस मॉन्क। मैं वापस आ चुका हूं अपनी आखिरी वीडियो लेके। अपनी असेंचर कोडिंग की आखिरी ये वीडियो है, वीडियो नंबर 5। सेम तरीके से सेम पैटर्न, 20 मिनट का टाइम, 2 क्वेश्चंस। पीपीटी मुझे मिली है बैकएंड टीम से एंड मैं आपको उसके सामने आपके सामने सामने सॉल्व करूंगा लाइव, और आपको दिखाऊंगा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है। तो एज ऑलवेज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आई हैव द कंपाइलर, जिसके अंदर मैंने 2 टेम्पलेट्स तैयार कर रखे हैं, बेसिक टेम्पलेट्स तैयार हैं मेरे पास। इसके अलावा आई हैव माई व्हाइट बोर्ड, आई हैव माई क्वेश्चन वाली पीपीटी, मेरा ओबीएस रिकॉर्डिंग टूल और मेरा टाइमर। टाइमर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पीपीटी में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये 5वीं वीडियो है, पहले में 8 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन कहता है द फंक्शन, एक फंक्शन दिया होगा हमें इंट कैलकुलेट करके, उसमें इंट m और इंट n होगा। फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, अभी हमने देखा, एज इट्स आर्ग्यूमेंट्स। हम इसमें यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है। एज इट्स आर्ग्यूमेंट्स, you are required to calculate the sum of the numbers divisible by both 3 and 5 between m and m, both inclusive, and return the sum। तो हमें कह रखा है कि भैया m और n होगा, m जो है लोअर लिमिट, n जो है अपर लिमिट। इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, बोथ, उन सबको ऐड कर देना है। ऐड करके उस सम को रिटर्न कर देना है। हम देख सकते हैं इनपुट में, जैसे इन्होंने हमें 100 एंड 160 दे रखा है, इनके बीच में जो भी डिविजिबल आएंगे 3 और 5 से, तो उनको इन्होंने ऐड किया तो इनको नंबर मिला 510। अब हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले टैकल किया था। हम एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट दे रखी थी, उसके बीच में पैलिंड्रोम वाले नंबर्स पिक कर देते हैं। कुछ सिमिलर लॉजिक लगाएंगे, बट हम कुछ एडवांटेजेस भी लेंगे। हम कुछ 3 और 5 का हमें डिविजिबल नंबर लेना है, इसका हम कैसे सोचेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 और 5 जो है दोनों प्राइम है आपस में। 3 और 5 जो है वो आपस में प्राइम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा इश्यू दे रहा है। हाँ जी, हमें पता है 3 एंड 5 बोथ आर प्राइम। तो जो भी 3 और 5 के मल्टीपल्स होते हैं वो 15 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई नंबर है 15, तो अगला जो 3 और 5 से डिविजिबल होगा दैट नंबर भी 30। उसके बीच में 15 और 30 के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, हमें पता है, फॉर श्योर गारंटीड पता है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे पहला जो लोअर लिमिट दिया हुआ है, एक लोअर लिमिट दिया हुआ है और एक अपर लिमिट दिया हुआ है, इस नंबर के बाद में पहला नंबर ढूंढूं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर मुझे कैसे मिलेगा? मैं क्या कर सकता हूं, मैं 100 को 15 से डिवाइड करके और मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं। तो जैसे 100 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसके इसमें निकलेगा 10। हमें पता है 90 जो होता है वो 15 से डिविजिबल होता है, उसके बाद 90 का 105 आता है। ठीक है, तो अगर हम 100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा 10। ठीक है, और अब मैं इस नंबर को 15 में से माइनस करूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। अगर मैं करूं कि जो भी हमें लोअर लिमिट दिया हुआ है m, उसको मॉड्यूलस करूं 15 से, और इस नंबर को मैं 15 से माइनस कर दूं, और इस पूरे नंबर को मैं ऐड कर दूं इनटू m, तो ये नंबर हमेशा 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 15 से डिविजिबल क्यों होएगा? बिकॉज मैंने पहले देखा कि क्या रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर को मैंने 15 से माइनस किया, तो मतलब उतना हम आगे चले जाएंगे तो अब वो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम 100 लेते हैं, 100 मॉड्यूलस 15 जो होता है वो 10 होता है। ये मॉड्यूलस है, दिस इज नॉट डिवाइड वाला सिंबल, दिस इज मॉड्यूलस। तो मैंने 100 को 15 से डिवाइड किया, आई गॉट द रिमाइंडर एज 10। मैंने 15 को 10 में से माइनस किया, 15 माइनस 10 तो मुझे मिला 5, और मैंने 5 को ऐड कर दिया 100 में, तो इट बिकम्स 105। 105 इज डिविजिबल बाय 15। जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दो, इट्स लॉजिकली वैसे पॉसिबल है, हमें कोई अलग से नहीं पढ़ाया गया है। ये 9th 10th क्लास में भी है इस टाइप का एक क्वेश्चन, अगर आपने सॉल्व करे हो, वरना लॉजिक से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो अब जब मुझे ये फॉर्मूला मिल चुका है, मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा और मैं अपना पहला वो नंबर निकालूंगा जो डिविजिबल होगा 15 से। ठीक है, तो मुझे i इक्वल टू इस नंबर से स्टार्ट करना है। लेट्स कॉल दिस नंबर एज कैलकुलेटेड नंबर, तो हम इसको कैल लिख लेते हैं। दिस इज द कैलकुलेटेड नंबर, इस नंबर से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमें i लेस देन इक्वल टू n, ये तो बोला ही हुआ है, एंड i प्लस इक्वल टू 15। हमें 1 1 स्किप करने देते हैं, डायरेक्ट 15 स्किप कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अगर अभी जो डिवाइड नंबर है वो डिवाइड हुआ है, जैसे 150 अगर है दैट इज डिविजिबल बाय 15, तो अगला नंबर डायरेक्ट 165 होगा। उसके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल होने के लिए 15 से डिविजिबल होना जरूरी है। 15 से अगर डिविजिबल होना है तो 15 ऐड करते जाना है। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल आइडिया है। अब मैं इसको कैसे कोड करूंगा आप ये देखिए।
मुझे बोला गया है कि एक हमें इंटीजर m इनपुट कराना है, n इनपुट कराना है, जो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। तो m को हमने लोअर लिया है और n को हमने अपर लिया है। फिर उसके बाद मुझे एक सम डिक्लेयर करना है, बिकॉज हमें सम निकालना है पूरे, कि हम जब सम ऐड करेंगे इन सब नंबर से तो क्या आएगा। उसके बाद मुझे एक इंट कैलकुलेटेड नंबर, एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने उसको बनाया। क्या बनाया है? 15 माइनस हमारा जो भी m है, गिवन m है, मॉड्यूलस 15, ठीक है। और इसको हमें ऐड करना है इन व्हाट? m, ठीक है। m, ये हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, हम यहाँ पे देख सकते हैं। m 15 माइनस m मॉड्यूलस 15 प्लस m, यही चीज मैंने अभी यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटेड नंबर है, इसके बाद हम सिंपल अपना फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू कैलकुलेटेड नंबर, i लेस देन इक्वल टू n, बिकॉज इंक्लूसिव लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं। बोथ m एंड m आर इंक्लूसिव, तो रिटर्न द सम करना है, तो हमें इंक्लूसिव क्योंकि करना है इसलिए इक्वल टू लिखना जरूरी है। एंड देन i प्लस इक्वल टू 15, एज आई सेड 3 और 5 डिविजिबल है तो 15 होगा। फिर उसके बाद हम इन सम को, सम के अंदर ऐड करते जाएंगे i को, इस जो हमने नंबर i कैलकुलेट किया है इसको हम सम में ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? सी आउट सम, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। हमें पता है 100 एंड 160 डालेंगे तो हमें आंसर क्या आना चाहिए, हमें पता है पहले से, तो हम देख सकते हैं 510। क्या 510 गिवन आंसर था? यस। अब हम देख सकते हैं अगर 12 और 50 डालेंगे तो 90 आना चाहिए। हम इसको फिर से रन करके देख सकते हैं, 12 और 50 डालेंगे तो 90 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। मैंने पहला वो नंबर ढूंढा विच इज डिविजिबल बाय 15 एंड विच इज पार्ट ऑफ, विच इज कम्स आफ्टर m या इक्वल टू m। अगर हम इसमें एक नंबर डालते हैं जो m से डिविजिबल है, इन दैट केस क्या होएगा? तो हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं 105 मॉड्यूलस 15, तो इस केस में क्या आंसर आएगा? इस केस में आंसर आएगा 0, बिकॉज 105 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलस 0 आता है। तो अब क्या आएगा? 15 माइनस 0 प्लस m, तो इसने क्या किया? m को स्किप कर दिया है। अब हमें इस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया है, मैंने अभी आपको क्या डिस्कस किया है। मैं इस अगर फॉर्मूला में डालता हूं एक नंबर विच इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय, लेट्स, चलिए मैं आपको कंफ्यूजन के लिए 150 ले लेता हूं, मॉड्यूलस 15 प्लस 150। अगर मैं अज्यूम करूं m इज इक्वल टू 150, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 15 माइनस 0 क्या होता है? 15 होता है। 150 माइनस प्लस 15 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी? 165 हो जाएगी। तो हमने 150 जो नंबर था उसको स्किप कर दिया है। तो हम अपने कोड में वापस जाके इस चीज को करेक्ट करेंगे। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इफ m मॉड्यूलस 15 इक्वल इक्वल 0, इस केस में हम क्या करेंगे? कैल इज इक्वल टू m। जरूरी होता है कोड में कभी कभार हमें जो है जाके वापस देखना पड़ता है। अगर आप इसको रियल में रन करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, बिकॉज वो लोग जो टेस्ट केसेस देंगे उसमें कोई ना कोई ऐसा टेस्ट केस देंगे जिसमें m इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 15। तो हमने यहाँ पे ये एरर पकड़ लिया, इसको एरर को ठीक कर दिया कि अगर वो 15 से डिविजिबल है m, तो इन दैट केस क्योंकि हम अगले 15, पहला इस नंबर को स्किप करके अगले 15 नंबर के बाद वाले नंबर पे जा रहे हैं, तो जरूरी है कि हम इस कैल को m के बराबर इक्वेट कर दें। तो ये लाइन हमने ऐड करी है। इसके बाद हम अगर किसी और नंबर के साथ रन करके देखें, जैसे 105 एंड 160, इसके बाद रन करके देखें तो देखते हैं 510। 100 से करेंगे और या 105 से स्टार्ट करेंगे, सेम आंसर आएगा। सेम आंसर क्यों आएगा? बिकॉज पहला नंबर 105 ही होगा। बट अगर हम इस लाइन को हटा देते हैं और अब हम इसको रन करते हैं 105 के साथ, तो ये गलत आंसर देगा। अब देख सकते हैं 160, 510 देना चाहिए था, इसने 405 दिया बिकॉज इसने 105 को स्किप ही कर दिया। तो अब हमें पता चल गया है कि करेक्ट कोड क्या होगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए अगर आपको डाउट है। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप खुद भी ट्राई करें क्वेश्चंस को। बट अब हम चल के देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर is a number n such that the first digit of n represents the count of how many zeros are there in n, ठीक है। the second digit represents the count of how many ones are there and so on, ठीक है। तो हमें फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन अभी हम नहीं करेंगे, हम मेन फंक्शन के अंदर सेम चीज कर लेंगे। बट आप जब उसको रियल में कोड करेंगे तो फंक्शन के अंदर भी सेम चीज कोड कर सकते हैं। द फंक्शन एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग n विच इज अ नंबर। हमें ये ध्यान रखना है कि बिकॉज हमें स्ट्रिंग n मिला हुआ है तो हमें एक फायदा हो गया। अगर नंबर हमें आता है एज इंटीजर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती, बट हमें स्ट्रिंग की तरह मिला है। It gets the number which is a number and checks whether the number is an autobiographical number or not. If it is, an integer is returned, which is the count of distinct numbers in n. n के अंदर कितने distinct numbers थे वो हमें रिटर्न करना है। If not, it returns 0, ठीक है। तो अब इसको हमने जो है assumption क्या है, string input will not be longer than 10 characters.
द इनपुट स्ट्रिंग विल कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, ये हमें पहले से पता है न्यूमेरिकल ही होंगे, तो हमें चेक लगाने की जरूरत नहीं है. इफ द स्ट्रिंग इज नन रिटर्न जीरो. एंड अब हम जो है इसको सोच सकते हैं कैसे करेंगे. ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है 1210 का, हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 1210 का. 3 है आउटपुट. अब इसका क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जीरोथ पोजीशन, जो यहाँ पे जीरोथ पोजीशन है ये बता रही है कि इसके अंदर एक जीरो है. तो क्या एक जीरो है? हाँ. सेकंड वाले जो है दैट इज बिकॉज इंडेक्सिंग जीरो से है, तो ये बता रहा है कि टू दो बार वन आया है. तो क्या दो बार वन आया है? हाँ, दो बार वन आया है. फिर वो बता रहा है एक बार टू आया है. कितनी बार टू आया? एक ही बार टू आया है. फिर बता रहा है कि कितनी बार थ्री आया है? जीरो बार थ्री आया है. तो क्या कितनी बार थ्री आया है? जीरो बार थ्री आया है. हम देख सकते हैं सही आंसर है. और हम यहाँ पे देख सकते हैं थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं. क्या क्या नंबर्स हैं? 0 1 2, थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए मैं ये सोच रहा हूं, अगर मैं ये एक एरे बना लूं और इस एरे के अंदर मैं स्टोर करूं इस पोजीशन पे कितनी बार जीरो आया, इस पोजीशन पे कितनी बार वन आया, पोजीशन पे कितनी बार टू आया, कितनी बार थ्री आया, कितनी बार फोर आया, कितनी बार फाइव आया, ऐसे में एक बनाऊं नाइन तक. कितनी बार सिक्स आया, कितनी बार सेवन आया, कितनी बार एट आया और कितनी बार नाइन आया. 10, मुझे 10 प्लेसेस का एक एरे बनाना है, उसके अंदर मैं स्टोर करूंगा कि कितना नंबर कितनी बार आया. तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार जीरो आया है, दो बार वन आया है और एक बार टू आया, बाकी सब पे जीरो 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 है. ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं अब सेकेंड टाइम इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या जो स्ट्रिंग का आई है दैट इज इक्वल टू एरे का आई, क्या ये ट्रू है या नहीं है. अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज जीरो पोजीशन पे ये होना चाहिए कि जीरो कितनी बार आया, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए कितनी बार वन आया, तो हम ये देख रहे हैं. सेकंड पोजीशन पे कितनी बार टू आया, थर्ड पोजीशन पे कितनी बार थ्री आया. ऐसे करके हमारा नंबर है. तो हम ये देख सकते हैं कि अगर एस ऑफ आई कहीं पे भी ए ऑफ आई के बराबर नहीं है तो हमारा जो नंबर है दैट इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर. और अगर ऐसा है हर पोजीशन पे तो इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर. ठीक है, और सेकंड हमें ये बताना है कितने यूनिक डिजिट्स हैं. तो हम इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे, इस एरे को ट्रेवर्स करके हम देखेंगे कि कितने नंबर्स नॉन जीरो हैं. तो अगर यहाँ पे नॉन जीरो है वन, यहाँ पे नॉन जीरो है टू, यहाँ पे नॉन जीरो है थ्री. तो अगर ये नॉन जीरो है मतलब कुछ टाइम बाद सम टाइम्स जीरो तो आया है नंबर के अंदर. ये नॉन जीरो है मतलब कितनी कुछ नंबर बाद कुछ अमाउंट बाद वन आया है नंबर के अंदर. ये नॉन जीरो है मतलब कुछ नंबर बाद टू आया है. तो हम ये देख सकते हैं कि हमने ये भी देख लिया कि कौन सा नंबर कितनी बार आया, और हम ये भी देख लिया कि ऑटोबायोग्राफिकल नंबर था या नहीं था. अब ये जो मेरी सोच है इसको हम कैसे कोड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ. आपको लग रहा होगा कि सर को तो बड़ा इजीली आ गया, सर को समझ में आ गया. इट इज नॉट लाइक दैट. क्वेश्चंस मैंने ये सब क्वेश्चंस पहले देख रखे हैं. आप जब जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आप भी देखेंगे क्वेश्चंस काफी तरीके से रिपीट होते हैं, घूम फिर के वही 50 60 100 आइडियाज हैं, उन्हीं को घुमा घुमा के दिया जाता है. इस टाइप का नंबर मैंने पहले देख रखा है. आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, पैलिंड्रोम नंबर्स हो गए, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर्स हो गए, या फिर एक होता है जीरो की पावर वन, टू की पावर वन, ऐसे करके नंबर्स होते हैं जिनको आप ऐड करते हैं तो दे गिव द सेम नंबर्स. या फिर आपके पास पैस्कल नंबर्स होते हैं, इन सबके नंबर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो आइडिया जो होता है इनका सेम ही रहता है. ठीक है, अब हमने जो नंबर है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट कर लिया. सेकंड हमने एक एरे डिक्लेयर किया है साइज 10 का, जिसको हमने इनिशियलाइज किया है सारे जीरोज से. एक जीरो करेंगे तो सारे जीरो हो जाते हैं. ये एक एरे का रूल होता है, या हमारे पास इनबिल्ट फीचर होता है कि अगर आप एक को जीरो करोगे तो सारे जीरो हो जाते हैं. और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन डॉट साइज. हमें अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है और देखना है हर डिजिट क्या है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए के जो भी तुम्हारा एन ऑफ आई है, जो भी तुम्हारा एन ऑफ आई है वो जो डिजिट होगा उस पोजीशन पे जाके और हमें ऐड करना है एक नंबर. ये कैसी, ये लाइन क्या है मैं इसका आपको नंबर मतलब बताता हूं. हम अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे. ठीक है, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, पहले हम यहाँ पे देखेंगे वन. ठीक है, वन जो होता है वो स्काई कोड में होता है आपका 67. ठीक है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 67 ही होता है वैसे, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है. नहीं, 65 होता है, सॉरी. These are letters. आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट जो वन का स्काई कोड होता है ये जो है उसको यूज करेगा जब हम इसको कहेंगे कि एरे के अंदर इस वाली पोजीशन पे जाओ जो एन ऑफ आई है. एन ऑफ आई अभी क्या है, जीरो रखेंगे. एन ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन.
तो ये 1 नहीं रखेगा वहाँ पे, ये 1 की स्काई वैल्यू रखेगा। तो हमें उस स्काई वैल्यू वाली ए की पोजीशन पे ऐड नहीं करना है, हमें उसकी 0th पोजीशन पे ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं 0, बिकॉज 0 की जो स्काई वैल्यू है, लेट्स से कि इसकी स्काई वैल्यू 65 है। 65 नहीं होती, 65 स्मॉल ए होता है, बट सॉरी कैपिटल ए होता है, बट लेट्स से कि 65 है। और अगर मैं ऐसे कहूंगा कि 68 पे क्या है, ठीक है, 68 पे क्या होएगा, बी, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 67 पे सी और उसके 68 पे डी होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 3, अब मैं कहूँ कि मुझे थर्ड पोजीशन पे इन एन एरे आई हैव टू ऐड 1, मुझे इसको करना है इज इक्वल टू 1 करना है, ठीक है, मुझे इसको 1 बनाना है और मैं सिर्फ इनको यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए ऑफ डी माइनस ए। इस केस में क्या करेगा, ये 68 वैल्यू लेगा, 65 वैल्यू लेगा, 68 माइनस 65 3 हो जाएगा। तो अगर मैं अपने किसी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ डीज काउंट कर रहा हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि वो स्ट्रिंग का ith पोजीशन माइनस ए। तो मेरे नंबर ऑफ डीज काउंट हो जाएंगे, जो भी बाकी लेटर्स है वो भी काउंट हो जाएंगे, बिकॉज बाकी अगर सी होगा तो सेकंड पोजीशन पे जाके बैठेगा, बी होगा तो फर्स्ट पोजीशन पे जाके बैठेगा, ए ही होगा तो 0th पोजीशन पे जाके बैठेगा, बिकॉज माइनस 65 सब में से कटता जाएगा। हम यही लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं कि एरे के एन ऑफ 0 में से, या सॉरी एन ऑफ आई में से माइनस कर रहे हैं 0 स्काई कोड में, तो इस तरीके से हमारी हर पोजीशन पे काउंटिंग होती चली जाएगी, ठीक है। ये अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया है, तो हम यहाँ पे जब सारी काउंटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक फ्लैग सेट करना है। तो हम लेंगे एक बुलियन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। हम स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारा एन डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, इफ, अगर हमारा जो नंबर है वो नॉट बराबर है, अगर हमारा एन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई, कहीं पे भी अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमें फ्लैग को करना पड़ेगा फॉल्स, और उसके बाद हम ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज एक बार अगर फॉल्स हो गया तो हमारा ये मतलब है ऑटोबायोग्राफिकल नंबर नहीं है। एक बार भी अगर ट्रू नहीं हुआ तो हमारा ऑटोबायोग्राफिकल नंबर नहीं है। इसके मतलब, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा फ्लैग ट्रू है मतलब ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है, अगर फ्लैग फॉल्स है मतलब ऑटोबायोग्राफिकल नंबर नहीं है। तो अगर हम कहें इफ नॉट फ्लैग, मतलब अगर फ्लैग फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा, या फिर अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम ये कर सकते हैं, इफ फ्लैग इक्वल इक्वल फॉल्स, इस केस में हमें क्या करना है, सी आउट करना है 0, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर, हमें सी आउट करना है 0, ठीक है। वरना क्या करना है, एल्स इफ फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू, इस केस में क्या करना है, हमें काउंट करने कितने यूनिक डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया काउंटर चलाएंगे, सी इक्वल टू 0, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए, ए का जो साइज है हमने पहले 10 सेट करा था, हम डायरेक्ट 10 भी डाल सकते हैं, आई प्लस प्लस, हम कहेंगे इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वहां पे एक हमें नंबर मिला है, ठीक है। अगर ए ऑफ आई 0 के बराबर नहीं है मतलब उस पोजिशन पे कोई ना कोई नंबर है, मतलब अगर 0 पे है मतलब 0 उस नंबर जो मेन नंबर गया हुआ है एन उसके अंदर आया है, अगर 1 है तो मेन नंबर जो है एन उसके अंदर 1 आए हैं। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें करना है सी प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे सी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्या सही आता है या नहीं। इसने हमें 0 दिया है, 0 क्यों दिया है, हम इसको जाके चेक करेंगे। हमने देखा है कि हमने एन ऑफ आई माइनस 0 के अंदर जो है ऐड किया है, तो एन ऑफ आई जब वो पहला डिजिट उठाएगा उसका तो उठाएगा 1, 1 माइनस 0 मतलब 1 होता है, 1 माइनस 0 मतलब स्काई का जो 1 है माइनस स्काई का 0, तो हमें जो नंबर मिलता है दैट इज 1। तो फर्स्ट पोजिशन ए के अंदर वो ऐड कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो ऐड करेगा किसके अंदर, इट विल ऐड इन द 2 उठाएगा, तो 2 माइनस 0 होएगा 2, तो 2 वाले पोजीशन पे ऐड कर देगा 1, ठीक है। तो हमारा जो है नंबर इस तरीके से बनता चला जाएगा। मैं एक बार इस एरर को देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत आई है।
यहाँ पे एक टेस्ट का वो भी लगा देते हैं। अगर ये वाला होएगा तो ये प्रिंट करेगा फॉल्स इसके बाद, ठीक है। हम यहाँ पे मैं वो भी लगा देता हूँ, स्पेस भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों लगाया है, जिससे मुझे पता चल जाए कि इसके वजह से जीरो आ रहा है या फिर नीचे वाले की वजह से जीरो आ रहा है। तो मैं एक यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मेरा टाइम अप हो चुका है, बट कुछ एरर आया छोटा सा। लॉजिक बिल्कुल सही है, एरर क्या है उसको ठीक करने में मुझे पता चल जाएगा। उसमें मुझे 1 मिनट लगेगा, आप प्लीज़ मुझे 1 मिनट दीजिए। फॉल्स, इसका ये मतलब है कि इसने फ्लैग को ही फॉल्स दिया है। फ्लैग को फॉल्स दिया है, इसका ये मतलब है एन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई, कहीं पे ऐसा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको जो है, इसने रन किया है आई इक्वल टू जीरो से लेके आई इक्वल टू एन का साइज, ठीक है। एन का साइज इस केस में क्या होएगा, 4 होएगा, सीन जो हमने किया है 1210। और इसके बाद जब 1210 एंटर किया है तो इसको हम एक बार इमीडिएटली इसके बाद सी आउट भी करा देते हैं। सी आउट में क्यों करा रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा एंटर सही तरीके से हो रहा है, कुछ गलत नहीं एंटर हो रहा है। 210 ये जो है एंटर सही हो रहा है, तो मैं इस सी आउट की लाइन को हटा सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने कोड को डिबग कर सकते हो। जब आपको कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा है, बट आपका जो इनपुट आउटपुट है वो गलत आ रहा है, तो आप एक एक लाइन पे जाके कुछ ना कुछ सी आउट करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरा ए ऑफ 10 जो है ये सही तरीके से डिक्लेयर हुआ है या नहीं, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। वैसे ये सही तरीके से डिक्लेयर हुआ होगा, बट मैं फिर भी एक बार श्योरिटी के लिए इसको चेक कर लेता हूँ। और मैं इसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट करूँगा, जिससे सारे नंबर सेपरेटेड होकर प्रिंट हुए। हम देख सकते हैं सारे जीरोस प्रिंट हो रहे हैं, मतलब ये जो है ये भी सही प्रिंट हो रहा है। अब मुझे इसको एक और बार टेस्ट करना है। कहाँ पे टेस्ट करना है, जब मैंने अपडेट कर दिया है उसके बाद मैं इसको फिर से एक बार टेस्ट करूँगा कि मेरा जो अपडेट होने के बाद सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसको हम रन करेंगे, हम देख सकते हैं 1210 यहाँ पे भी सही आ रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें ये देखने की जरूरत है, ठीक है। इसने ए ऑफ आई इसका सब कुछ अपडेट किया है ढंग से। ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एन ऑफ आई, तो फ्लैग इक्वल टू फॉल्स कर दिया है। और हम इसको जब फॉल्स करेंगे तो यहाँ पे हम ये वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं। एक हमने यहाँ पे भी डिबग कर दिया कि जब हमने इस लाइन को अपडेट किया उसके बाद हमें जैसा नंबर चाहिए था वैसे ही नंबर मिल चुका है। हमने फ्लैग को ट्रू डिक्लेयर किया है, उसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं। अगर ये ब्रेक करना है, इससे पहले हमें इसको बताना पड़ेगा कि किस नंबर पे इसने ब्रेक किया। तो हम सी आउट कर लेते हैं आई, उसके बाद मैं स्पेस को प्रिंट कर लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन से आई पे इसने ब्रेक किया है। ये कौन से आई पे इसने फ्लैग को फॉल्स किया है। इसने जीरो पे ही इसको फ्लैग को फॉल्स कर दिया है। अब इसने क्यों किया है हम ये देखते हैं। इफ एन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई, एन ऑफ आई इस केस में था 1। अच्छा यस, ये देखिए मुझे अपनी एरर समझ में आ गई है। एन ऑफ आई जो है दैट इज स्काई का 1, एंड ए ऑफ आई जो है वो एक इंटीजर 1 है, बिकॉज उसके अंदर 1 वैल्यू स्टोर हुई है। तो मुझे इसको कंपेयर जो करना है, आई शुड डू इट टू -0। ये देखिए, आई रिपीट अगेन, एन जो है एक स्ट्रिंग है, तो एन ऑफ आई जो है एक स्काई वैल्यू है 1। तो उस वाले 1 को मैं कंपेयर कर रहा था ए ऑफ आई के अंदर जो इंटीजर्स हैं उनके साथ। अब देखिएगा इसको जब हम रन करेंगे तो ये सही आ जाना चाहिए। देखिए 3 ट्रू। हम जो है अपने जो हमने एरर स्टेटमेंट्स लिखे थे उनको हटा सकते हैं। अब हमने अपना डिबगिंग कर ली है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिबगिंग। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि सर अगर एरर आ जाता है तो आपको कैसे पता चलता है हमारा एरर कहाँ पे है। जो अगर अपने लोग कोड भेजते हैं मुझे या कोई भी है और सर वो कहते हैं कि इसमें एरर कहाँ पे आ रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से मैं डिबगिंग करता हूँ। हर लाइन के बाद आपको सी आउट लिखना चाहिए। आपको देखना है कि मेरा कहीं पे भी कुछ भी आप अपडेट कर रहे हो वैल्यू, उसके बाद अपने एक सी आउट लिख के देख लीजिए कि जो आपने अपडेट किया वो सही तरीके से अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे जब अपडेट करके देखा, मैंने देखा कि पहले पे ही वो ब्रेक कर दे रहा है। पहले भी ब्रेक कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। 1 और 1 जब मेरा दोनों जगह 1 था, जब मेरा ए ऑफ आई को हमने प्रिंट करके देखा 1 2 1 0 0 0 हमें दिखा, मैंने 1 2 1 0 एंटर किया है, तो 1 और 1 में क्यों गलती आ रही है। देन आई रिमेंबर्ड कि मैंने इनपुट स्ट्रिंग की तरह लिया है, आई एम कंपेयरिंग इट टू एन इंटीजर एरे। उसके अंदर इंटीजर्स हैं, उसके अंदर स्काई वैल्यूज हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे आज टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज आई गॉट स्टक एट अ पोजिशन, बट फिर भी मुझे 25-26 मिनट से ऊपर नहीं लगे होंगे आई एम होपिंग। तो आप डिबगिंग कैसे कर सकते हैं, आई होप आपने सीखा हो।
क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो तो कैसे आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आई होप आपने सीखा हो। और हमने इस असेंचर के अब टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इन क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करें। आप अब आपने पांचों वीडियोस देख ली हैं तो पहली वीडियो पे वापस जाके क्वेश्चन पे पॉज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं ऑन एनी वेबसाइट ऑन एनी प्लेस, यू कैन ट्राई दोस क्वेश्चंस एज वेल। हमारी लाइव क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया था, कुछ एरर आ रहा था। एंड यू कैन जॉइन दी ऐप अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस रेगुलरली आएंगी। टीसीएस की सीरीज भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड एंड सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।